वेलकम है सभी बच्चों का। कैसे हो आप सभी। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका हम ज्योग्राफी में लेसन 1 चल रहा है। ये ज्योग्राफी में लेसन 1 चल रहा है जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी सेकेंडरी बैच के लिए है, 9 to 12 वाले बच्चों के लिए। और इसका पार्ट 5 लेकर आए हैं, पार्ट 5 लेकर आए हैं। तो रिवीजन आप करते रहिए। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हम करवा चुके हैं। यहाँ पर अभी एक टॉपिक क्लियर हुआ है आपका, भारत के राज्य। भारत के राज्य, किसी बच्चे को दिक्कत हो, इसमें प्लस किया है। दूसरा टॉपिक कह सकते हैं भारत के यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश। 7 + 2 = 9 - 1 = 8। ठीक है, राज्य कितने हैं, 29 - 1 = 28। ठीक है, +2 की बात करेंगे तो कौन सा है, ये है। +2 की बात करेंगे तो 2019 में रीऑर्गेनाइज एक्ट के द्वारा, 2019 में रीऑर्गेनाइज एक्ट के द्वारा कौन कौन से प्लस हुए हैं, एक तो लद्दाख और एक J&K। जम्मू कश्मीर राज्य को, राज्य का दर्जा हटाकर उसको 2 यूनियन टेरिटरी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, स्टेट से कन्वर्ट। अब यहाँ से -1 क्या है, ये -1 ही तो J&K है। ठीक है, और जिसको 2 में कर दिया है। तो किसी प्रकार का क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये 9 हुए थे, 9 में से -1 कौन है, ये दमन दीव एंड दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली दोनों को प्लस कर दादर नागर हवेली एवं दमन दीव। ठीक है, ये लिखा जाता है। इतना हमने आपको बता दिया था। तीसरा जो टॉपिक आपका चला था, थर्ड जो टॉपिक लेकर आए थे आपके, अक्षांश व देशांतर रेखा, व देशांतर रेखा। ठीक है, अक्षांश व देशांतर रेखा। तो इसमें जो टॉपिक चल रहा था आपका अक्षांश रेखा टॉपिक हम करा रहे थे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने इतना कर लिया था कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो अक्षांश रेखाएं हैं, तो अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, अक्षांश रेखाएं टोटल होती हैं 181। अब या तो 181 181 अक्षांश रेखाओं को आप पढ़ लीजिए, या फिर क्या है, एक अक्षांश रेखाओं को सीख लीजिए और उसके बाद सारी अक्षांश रेखाएं आ जाएंगी। कुछ मुख्य अक्षांश रेखाओं को हम देखेंगे भी। तो ये बात हमारी आपसे हुई थी। कोई समस्या हो तो बताइए। ठीक है, कोई समस्या हो तो बताओ। रिवीजन कर लेते हैं। भूमि के मध्य में इसको गोल सी धरा को, इस गोल सी चीज को क्या कह रहे हैं, अर्थ कह रहे हैं। इसके मध्य में जो ये रेखाएं हैं, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, अक्षांश रेखाएं क्या हैं, जो लेटी हुई रेखाएं हैं, जो लेटी हुई रेखाएं हैं। अभी पृथ्वी का चित्र नहीं लग रहा है। ठीक है, अब आपने अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में या किसी सरकारी कार्यालय में इस प्रकार की चीज देखी होगी। हाँ मास्टर जी, हाँ सर जी, अब तो लग रहा है। हमने देखा है, इसको ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं, ये डमी है पृथ्वी का। तो इसी में से ये सबसे पहले नंबर की रेखा, और नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 9 तक। ठीक है, ये सबसे पहले नंबर की रेखा जो है ये हमने खींची है, इसे 0वीं अक्षांश रेखा कहेंगे। 0वीं अक्षांश रेखा कहेंगे। इस 0वीं अक्षांश रेखा को ने क्या किया है, इस सर्किल को 2 पार्ट में बांट दिया है। इस क्रॉस के माध्यम से हमने आपको सिखाया था, बचपन से आप ये क्रॉस पढ़ते आए हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो ये रेखा की चीज है, तो ऊपर का पार्ट क्या है, नॉर्थ, यानी कि उत्तरी। इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर
इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। उत्तरी क्या कहते हैं? उत्तरी, और गोले का आधा भाग है तो गोलार्ध। हमने इतनी बात आपको बता दी थी। दक्षिणी गोलार्ध। इस रेखा को भूमि के मध्य में रेखा है तो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसी को इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन, इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। मतलब सबका बराबर है, भूमि के मध्य में है, अर्थ के मध्य में है, इसलिए भूमध्य रेखा। इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी है, इसलिए इक्वेटर रेखा। विश्व का मतलब होता है, विश्व का मतलब होता है बराबर, इसलिए विषुवत रेखा। ठीक है, जैसे भी एग्जाम आए आप समझ लेंगे। जीरो भी अक्षांश रेखा, क्योंकि सबसे पहले खींची गई है और सबसे पहले 1 नहीं आता, 0 आता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा। अब इस रेखा को सीखने का, इस रेखा को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, इस रेखा को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से ये यदि सेंटर से परिधि पर एक कोण बनाया, यदि 1 डिग्री का कोण है और ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट इस रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर कोई रेखा खींच दी है, तो क्या है? उतने भी अक्षांश रेखा है। 1 डिग्री का कोण बना है तो 1, उत्तरी गोलार्ध में है तो n, 1n v अक्षांश रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा। परिभाषा बताई थी, ये क्या है? कोणीय दूरी है। तो भूमध्य रेखा से परिधि पर आंतरिक कोण अर्थात कोणीय दूरी क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने नोट में बात लिखवाई थी, जो नोट में बात लिखवाई थी, तो नोट में नंबर 1 लिखवाया था कि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर दूरी को मापने हेतु खींची जाती हैं। हमने यहाँ पर बताया था एक क्वेश्चन के माध्यम से, एक क्वेश्चन के माध्यम से। अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, या तो ये कहेगा, या तो ये कहेगा कि कोई व्यक्ति, या तो ये कहेगा कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, 10वीं अक्षांश रेखा पर है और उत्तरी गोलार्ध में ही वो 20वीं अक्षांश रेखा पर जाना है। उत्तरी गोलार्ध को एन से डिनोट करेंगे, उत्तरी गोलार्ध पर चल रही है तो उसके मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। ये 10वीं अक्षांश रेखा पर किसी व्यक्ति का घर ये है और उसे घूमने जाना है 20वीं अक्षांश रेखा पर। तो जहां उसका पर्यटक स्थल है, सपोज करो वो मसूरी गया है, ठीक है, और वो मेरठ में रहने वाला है, तो मेरठ से मसूरी के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि 2 अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। तो हमने इस पॉइंट को क्या मान लिया था? F1 मान लिया था, इस पॉइंट को F2 मान लिया था। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे क्वेश्चन का आंसर? F2 माइनस F1 इक्वल टू जो आएगा उसकी 111 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य क्या होता है? 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है, ये तो ए टाइप का क्वेश्चन है। यदि बी टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए जब भी वो दक्षिण गोलार्ध की बात करेगा, सपोज करो कोई व्यक्ति यहाँ पर जैसे दक्षिणी गोलार्ध में है, जैसे भारतीय क्रिकेट टीम को उत्तरी गोलार्ध में, भारतीय क्रिकेट टीम उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर, ठीक है, क्या कर रही है? अपना क्रिकेट मैच खेल रही है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 20वीं अक्षांश रेखा पर दिल्ली में, एग्जाम्पल मान लेते हैं, दिल्ली में अपना क्रिकेट मैच खेल रही है और उसे फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया में 30वीं अक्षांश रेखा पर खेलने जाना है। 30वीं
कहाँ पर? पर्थ में। पर्थ कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में। ये सब चीजें सीखेंगे आप, ये सब चीजें सीखेंगे धीरे धीरे। तो 30वीं अक्षांश रेखा पर दक्षिणी गोलार्ध में साउदर्न हेमिस्फीयर में जाना है तो फिरोज शाह कोटाला मैदान जो दिल्ली में है, फिरोज शाह कोटाला मैदान जो दिल्ली में है, वहां से पर्थ के मैदान के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे? अब यहाँ पर ये F2 माइनस F1 नहीं लगाएंगे, F2 माइनस F1 नहीं लगाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए 0 से 20 तो सीधा अक्षांश रेखाएं ज्ञात है, वैसे सब्ट्रैक्ट थोड़ी करना है, घटाना थोड़ी है। और यहाँ से 0 से 30 तक भी ज्ञात है, तो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। तो जब भी उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2। बस इतना सा ध्यान रखना है, जो भी आंसर आएगा उसकी 111 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पर क्या है? F1 की वैल्यू क्या है? 20 और F2 की वैल्यू क्या है? 30। तो इस कंडीशन में, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है, ये दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा है, तो इस कंडीशन में आंसर क्या है? 50, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे जाएगी? 111 से। हमने बता दिया था जब इस प्रकार की बात आए तो सीधा 5 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। 555 आ जाएगा और 0 रख दीजिए। 5550 किलोमीटर डिस्टेंस होगी फिरोज शाह कोटाला मैदान से और कहाँ तक की? ये पर्थ के मैदान के मध्य की जो डिस्टेंस होगी, वो कितनी होगी? 5550 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहा। इस प्रकार से आपको पता नहीं कितने क्वेश्चन वो बना देगा, पर ध्यान आपको ये रखना है कि आप उत्तरी गोलार्ध में हैं या दक्षिणी गोलार्ध में हैं, ठीक है। यदि उत्तरी गोलार्ध के विषय में बात करेगा, तो आप क्या करेंगे? घटा देंगे, जोड़ देंगे। या सपोज करो ऐसा भी क्वेश्चन लिख लीजिए, आप घर के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए। यदि कोई व्यक्ति दक्षिणी गोलार्ध में 7.5वीं अक्षांश रेखा पर है, 7.5वीं अक्षांश रेखा पर है और उसे 7.5 कर सकते हैं ना, 7.5 और दक्षिणी गोलार्ध पर देंगे 7.5वीं अक्षांश रेखा पर है और उसे दक्षिणी गोलार्ध में ही अचानक से लाइट थोड़ा फ्लक्चुएट कर गई थी। तो हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन लिखेंगे आप। यदि कोई व्यक्ति दक्षिणी गोलार्ध में 7.5वीं अक्षांश रेखा पर है और उसे दक्षिणी गोलार्ध में ही 37वीं अक्षांश रेखा पर एक मीटिंग के लिए जाना है, तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट से मीटिंग होल तक के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, देखेंगे आप कितना माइंड लगाते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगली बात ही स्टार्ट करते हैं। टॉपिक चल रहा है आपका अक्षांश रेखा, ठीक है। टॉपिक चल रहा है आपका अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा में आप नोट में बात लिख रहे थे, ठीक है। आप नोट में बात लिख रहे थे
आपने डिस्टेंस को मेजर करने वाली बात को समझा कि डिस्टेंस को मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं पश्चिम से, अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींच जाते हैं। ये एंगल बनाया और ये सॉरी ईस्ट से, पूर्व से पश्चिम की ओर, ये इधर से इस तरफ को खींचते हैं। तो ये ईस्ट पार्ट है, ये ईस्टर्न पोर्शन है और ये वेस्टर्न पोर्शन है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, पूर्व से पश्चिम की ओर को खींची जाती है। ठीक है, अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर को खींची जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट हुआ डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, दूसरा डिस्टेंस को मेजर करने के लिए और ईस्ट टू वेस्ट खींच जाती है। नेक्स्ट पॉइंट को समझा आपने। थर्ड पॉइंट लिखेंगे अक्षांश रेखाएं ध्रुव की ओर जाने पर, तीसरा पॉइंट लिखेंगे अक्षांश रेखाएं ध्रुव की ओर जाने पर छोटी होती जाती हैं। कैसे भाई, यहां पर ये रेखा बड़ी है, ये छोटी है, ये छोटी है और ये छोटी है। ये ऊपर की तरफ क्या होता है, ध्रुव होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, ध्रुव होता है। इसको बोलते हैं क्या, नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल। हिंदी में लिख देंगे उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ये डायग्राम मान लीजिए, लिखेंगे अक्षांश रेखाएं ध्रुव की ओर जाने पर, अक्षांश रेखाएं ध्रुव की ओर जाने पर घटती जाती हैं। ठीक है, लंबाई में वो घटती जाती हैं। ठीक है, यानी कि जो लैटिट्यूड लाइन है वो पोल्स की तरफ जाने पर क्या हो जाएंगी, लंबाई में कम होती जाएंगी। ठीक है, चौथा पॉइंट, चौथा, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, सबसे बड़ी अगर लिखेंगे सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0v अक्षांश रेखा होती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0v अक्षांश रेखा होती है। ठीक है, आप एक बात को समझिए, अक्षांश रेखा, जो अक्षांश रेखा होती है भाई, अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश पृथ्वी, 0v अक्षांश रेखा को 0वां वृत्त भी कह सकते हैं। भाई ये क्या है, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी तो इस टाइप की होती है, गोल सी होती है। अब यदि मैं यहाँ पर रेखा खींच रहा हूँ, यहाँ पर रेखा खींच रहा हूँ, तो ये रेखा तो इसके चारों खींचेगी ना, ऐसे यदि इस ग्राफ पर खींच रहा हूँ तो ये इस प्रकार से होती है। और हम क्योंकि 2D में पढ़ रहे हैं तो हमें क्या लग रहा है कि ये रेखा है, तो इसको अक्षांश वृत्त भी कहेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी पॉइंट लिखा आपने, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0v अक्षांश रेखा होती है। जबकि इसी में लिखेंगे सबसे छोटी अक्षांश रेखा 90v अक्षांश रेखा होगी, 90 या 89। पांचवा पॉइंट लिखा 90 या 89। इसका क्या मतलब हुआ, 90 या 89। इसका मतलब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा हूं। ठीक है, अगर आप लिखेंगे कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं, अगर आप लिखेंगे कुल अक्षांश रेखाएं 180, कुल अक्षांश रेखाएं 180 और विषुवत रेखा समेत 181, विषुवत रेखा समेत 181, 90v अक्षांश रेखा को छोड़कर 179 होती हैं, 179 होती हैं। अब क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। तो अक्षांश रेखा यदि पूछ रहा है
कि कितनी है और 180 ऑप्शन में है तो राइट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन में 180 नहीं है 181 है तो राइट करेंगे, और ऑप्शन में 180 181 में से कोई भी नहीं है तो क्या है 179 है उसको राइट करेंगे। ठीक है, उसको राइट करेंगे। और क्वेश्चन में ये तीनों है तो फिर उपयुक्त सभी वाले आंसर को राइट करेंगे। क्वेश्चन में ये दोनों है तो उपयुक्त दोनों वाले ऑप्शन को राइट करेंगे। ऑप्शन में ये दोनों है तो दोनों को राइट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें कैसे। यहां से आपने पॉइंट लिखा कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं 180 181। आइए इस बात को समझ लेते हैं, इस बात को समझ लेते हैं। ये कौन सी रेखा है? ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा में ये क्या बताया आपको, ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि यदि हम देखें अक्षांश रेखाएं कैसे खींचते हैं, आपको बताया था भूमध्य रेखा से परिधि पर अंतित कोण अर्थात कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। तो आपने यदि यहां से 1 डिग्री का कोण बनाया है, यदि यहां से 1 डिग्री का कोण बनाया है और ये रेखा ईस्ट टू वेस्ट खींचती है, पूर्व से पश्चिम की ओर को खींचती है भूमध्य रेखा के समांतर, तो ये क्या हुआ एक एन वी अक्षांश रेखा हुई। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी यहां तक तो। लेकिन मुझे ये बताओ मैक्सिमम इस तरीके से एंगल बनाते बनाते आप कितनी रेखा खींच सकते हो? भाई आपका जो चांदा होता है, आपका डी होता है, उसमें यहाँ क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट रहता है और 90 लिखा रहता है, यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट रहता है, यहाँ पर 0 रहता है, तो ये तो 0 वी रेखा होगी, 0 एन वी अक्षांश रेखा होगी। ठीक है, अब ये एक भी होगी, यहाँ 5 लिखा है तो ये यहाँ 5 वी अक्षांश रेखा हो जाएगी। तो इस तरीके से पॉइंट लगाते लगाते आप कितनी अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं? थोड़ी देर के लिए इसे मिटाइए। ठीक है, ये कैसे बनी उसके विषय में बताएंगे। तो यहाँ यदि 90 है, यहाँ यदि 90 है तो आप 89 तक खींच सकते हैं, आप 89 रेखाएं तक खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए, यहां से ये 90 है और ये क्या है, ये 0 है, और यहां से ये आपका ये हो गया, और बीच में कौन सी रेखा आ गई है? बीच में आपकी 0 की रेखा आ गई। तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी खींचेंगे आप? मैक्सिमम 90 या 89 खींचेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में कितनी? 90 या 89 खींचेंगे। 89 वाला पॉइंट क्यों या क्यों आया? क्योंकि 90वीं अक्षांश रेखा तो केवल एक बिंदु ही लगा पाएंगे। ठीक है, एक बिंदु ही लगा पाएंगे, और रेखा की डेफिनेशन भी यही होती है, रेखा की परिभाषा भी यही होती है कि बिंदु के मिलान को आप क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। भाई कोई भी लाइन खींचनी है तो उस लाइन को ऐसे खींचनी है तो पहले तो पॉइंट ही रहेगा, तो इस प्रकार से ये बिंदु के मिलान को रेखा कहते हैं। रेखा की परिभाषा ये है। तो यदि हम देखें यहां से पहला पॉइंट उत्तरी गोलार्ध में, यहां से यदि पहला पॉइंट उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा कितनी हुई? ये हुई 89/90। ठीक है, यदि दूसरा पॉइंट देखें दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखा कितनी हुई? 89/90। ठीक है, तीसरा पॉइंट मध्य में जो रेखा है, मध्य में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कितनी है? वो 1 है। ठीक है,
वो 1 है। कुल, चौथा पॉइंट, कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? ठीक है, जोड़ लीजिए, 1 और कितना हो गया 18, 181 अक्षांश रेखाएं हैं। अब यदि लगाए भूमध्य रेखा समेत, इंच निकाल लेंगे, भूमध्य रेखा समेत कितनी है? तो ये 181 है। और भूमध्य रेखा को हटाकर क्वेश्चन पूछता है कि तो भूमध्य रेखा को हटाकर कितनी है? तो भूमध्य रेखा को हटा देंगे, ठीक है। और यदि पूछता है ध्रुवों को छोड़कर तो कितनी है? 179 है। तो ये 02 लेस हो जाएगा, 179 हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को अच्छे प्रकार से समझ जाइए। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे जहां से क्वेश्चन बनते हैं भूमध्य रेखा से संबंधित। जल्दी से आप नोट कर लीजिए। देखिए, आपके तर्क में तीर नहीं ब्रह्मास्त्र आ रहे हैं। आपसे अभी तक एक ही प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें क्या किया गया है? कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो ऑप्शन में क्या है? 180 है तो राइट, ठीक है। ऑप्शन में 181 है तो राइट, ऑप्शन में 179 है तो राइट, ठीक है। अब यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, आज तक ये क्वेश्चन नहीं बना है उत्तरी गोलार्ध का, तो आप इस बात को भली भांति समझ गए हैं। दक्षिणी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं तो भी आप समझ गए डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। तो अब आइए अगला पॉइंट लिखते हैं इसमें, मुख्य अक्षांश रेखाएं। अगला पॉइंट लिखिए, मुख्य अक्षांश रेखाएं जो आपको ध्यान में रखनी है। मुख्य अक्षांश रेखाएं जहां से क्वेश्चन बने हुए, ठीक है। मुख्य अक्षांश रेखाएं देखिए, तो पॉइंट लिखा आपने मुख्य अक्षांश रेखा, मुख्य अक्षांश रेखा ए, ठीक है। समझिए बात को, ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है। जैसे आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहां पर एक मुख्य अक्षांश रेखा आपको ये ध्यान रखनी है 23.5, क्या है? 23.5 डिग्री एन वी अक्षांश रेखा, ठीक है। सर अचानक से 23.5 वाली क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये क्लाइमेट की लाइन है, ये जलवायु रेखा है, इससे मौसम का निर्धारण होता है। इसको कर्क रेखा भी कहते हैं, कर्क रेखा भी कहते हैं। बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे क्यों कहते हैं अभी बताएंगे। तो ये क्या है? 23.5वीं अक्षांश रेखा। तो पहली जो आपने समझी वो कर्क रेखा, ठीक है। दूसरा आप ध्यान रखेंगे जो 30 डिग्री है, जो 30 डिग्री है और 35 डिग्री है, 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच की रेखा को कहते हैं आशु रेखा, हॉर्स लाइन, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? अश्व रेखा या हॉर्स लाइन। देखिए यहां पर, चलो मैं आपको बता ही देता हूं, यहां पर मैं आपको बता ही देता हूं, यदि हम दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो यहां पर भी 23.5 एसवी अक्षांश रेखा बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी? 23.5 डिग्री कौन बनाएंगे? सूर्य, जो सूर्य होता है, जो सन होते हैं, सूर्य देवता होते हैं, जो सन होता है वो क्या होता है? पृथ्वी पर यहां से जैसे ही 23.5वीं अक्षांश रेखा पर आता है तो वो साउथ की तरफ टर्न हो जाता है, और फिर जैसे नीचे जाता है तो ऊपर की तरफ को टर्न हो जाता है, ठीक है।
अब कैसे होता है ये एक टॉपिक बनेगा, हम बताएंगे इसमें, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बनेगा इसका। बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि कर्क रेखा क्या है, 23.5 NV अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर जो रेखा है इसको मकर रेखा कहते हैं, इसको मकर रेखा कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध वाली को क्या कहेंगे, मकर रेखा, और उत्तरी गोलार्ध वाली को क्या कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे। मुख्य अक्षांश रेखाओं में ये बात लिख रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये अश्व रेखा, अश्व रेखा की कहानी क्या है, अश्व रेखा की स्टोरी क्या है। जब पहले जमाने में जब इंजन वाली बोट नहीं हुआ करती थी तो क्या हवा के झोंके से बोट चला करती थी, और जब यहाँ पर इस अक्षांश रेखा पर आते थे तो क्या होता था, लोड काफी, हवाएं तेज चलती थी, विपरीत दिशा में चलती थी, लोड काफी हो जाता था, तो व्यापारी क्या करते थे, क्योंकि घोड़ा क्या होता है, तैर लेता है, तो वो घोड़े को नाव में से, अपने जहाज में से समुद्र में फेंक देते थे, और घोड़ों की एक लंबी लाइन सी रहती थी, इसलिए इसको अश्व रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 66.5, नेक्स्ट क्या है, 66.5 NV रेखा, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे आर्कटिक व्रत कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसे आर्कटिक व्रत बोलते हैं, और इस रेखा को अंटार्कटिक व्रत बोलते हैं। इधर 66.5 वी रेखा को देखिए, यहीं से ऊपर का जो पोर्शन है, यहीं से ऊपर का जो पोर्शन है, ये नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव कहलाता है, उत्तरी ध्रुव कहलाता है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव कहलाता है। तो मुख्य अक्षांश रेखाओं को जो आपको याद रखना है, जो ध्यान में रखना है, वो ये ध्यान रखना है। तो आज आपको ये भी समझ में आया कि उत्तरी ध्रुव कहाँ से स्टार्ट है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे और भी कुछ बातें सीखेंगे, आपके कैसे ऋतु परिवर्तन होता है, इन बातों को सीखेंगे। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। मुख्य अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं, तो आपने थर्ड पॉइंट में देखा कि आर्कटिक और अंटार्कटिक व्रत को देखा, ठीक है। व्रत यहां लिख देते हैं, व्रत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये क्या होंगे, ये इस प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आपको भी ध्यान रखना है, पहले ही बता चुके थे परिभाषा में, ये रेखाएं क्या है, काल्पनिक रेखा है। ये रेखाएं क्या है, काल्पनिक रेखाएं। पृथ्वी को समझने के लिए भूगोल विद्याओं ने इस प्रकार की रेखाओं का निर्माण कर रखा है, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए। हो गया, चलिए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ हो तो आप बात भी कर सकते हैं। बात करने के लिए हमने आपको बता रखा है कि सैटरडे और संडे सुबह 9 बजे से 10 बजे तक आप सब्जेक्ट से संबंधित बात कर सकते हैं। और यदि आपको टेक्निकली कोई समस्या है तो आप प्रतिदिन मंडे टू संडे 9 बजे से मतलब सुबह 9 बजे से लेकर और शाम को 7 बजे तक आप मोहन सर से बात कर सकते हैं। दोनों के नंबर आपको हैं, यदि कोई समस्या हो तो आप बात कर लेना। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, पढ़ना इतना जरूरी नहीं है जितना रिवीजन है। रिवीजन बहुत जरूरी है। जैसे क्या होता है, जब कोई बंदर होता है, बंदर खेत में जाता है, मक्का खेत में जाता है, सोचता आज तो पूरा खेत मुझे मिल गया और मैं खा लूंगा। जब टीचर पढ़ाते हैं, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो वो सारी बातें आपको समझ में आती हैं। और बंदर क्या करता है, एक भुट्टा को तोड़ता है, बगल में रख लेता है, दूसरे भुट्टे को तोड़ता है, बगल में रख लेता है, ठीक है। और धीरे धीरे पूरे खेत के पास निकल जाता है। वो सोचता है कि मैंने पूरा खेत अपनी तोड़ लिया है, अपने पास रख लिया है। लास्ट में उसके पास एक ही भुट्टा बचता है। उसी प्रकार से विद्यार्थी भी होता है।
विद्यार्थी पढ़ता है, टीचर पढ़ाते हैं तो उनको अच्छा लगता है, बातें समझ में आती हैं, लेकिन जैसे ही ज्योग्राफी खत्म होगा तो आपके इतने सारे नोट्स बन जाएंगे, क्योंकि ये यूपीएससी की पढ़ाई है, ये स्टेट पीसीएस की पढ़ाई है, ये एनडीए की पढ़ाई है, ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की पढ़ाई है, ऑल गवर्नमेंट जॉब इसमें कवर कर रहे हैं। जैसे आपका 12th क्लियर होगा, ये यकीन मानिए आपके तस्कर में तीर नहीं ब्रह्मास्त्र होंगे, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र कब बनेंगे, वो तपाना पड़ेगा आपको, वो तपाना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, सोना, सोने की वैल्यू होती है ना, सोने की वैल्यू होती है और उसको बार बार तपाया जाता है। जैसे लोहा होता है, लोहा हथियार कब बनता है, जब उसको तपा कर उसको आकार दिया जाता है। तो आपको भी क्या करना है, आपको रिवीजन से आकार लेना है, आपको रिवीजन करना है। और फिर से हम एक बार फिर से चलेंगे रिवीजन की ओर। तो क्या क्या हमने पढ़ लिया है, क्या क्या हमने सीख लिया है, हमने 3 टॉपिकों पर चर्चा कर ली है। एक तो राज्य, भारत में कितने राज्य होते हैं, दूसरा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तीसरा टॉपिक चल रहा है अक्षांश व देशांतर रेखा, इसमें अक्षांश रेखा को पढ़ रहे हैं, ठीक है, अक्षांश रेखा को पढ़ रहे हैं। और अक्षांश रेखा में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, अक्षांश रेखा में हमने भूमध्य रेखा को पढ़ा, इक्वेटर लाइन को पढ़ा, ठीक है। उसके पश्चात इक्वेटर लाइन में हमने ये देखा, इक्वेटर लाइन को हम क्यों मेंशन करते हैं, भूगोल को इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए देखा। अब उसमें उत्तरी गोलार्ध में यदि डिस्टेंस को मेजर करना है वो भी देखा, दक्षिण गोलार्ध में करना है वो भी देखा, और उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध में जाना है तो वो भी देखा F1 और F2 पॉइंट के माध्यम से। उत्तरी गोलार्ध में कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यदि उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध में जाना है तो वो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए खींचा, और ये भी देखा कि ईस्ट टू क्या है, ईस्ट टू वेस्ट खींची जाती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर को खींची जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखा, आपने देखा कि अक्षांश रेखाएं कुल कितनी होती हैं, टोटल लैटिट्यूड लाइन कितनी है, टोटल लैटिट्यूड लाइन कितनी है, तो आपने देखा 179 क्या है, 180 क्या है और 181 क्या है, वो कैसे है उस चीज को देखा। उसके बाद आपने मुख्य मेन लैटिट्यूड लाइन को देखा, मुख्य अक्षांश रेखा को देखा। तो मुख्य अक्षांश रेखा में सबसे पहले आपने क्या देखा, मुख्य अक्षांश रेखा में सबसे पहले आपने देखा कितना, 23.5 एनवी अक्षांश रेखा और 23.5 एसवी अक्षांश रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को देखा। उसके पश्चात आप ऊपर की तरफ चले तो आपने हॉर्स लाइन, अश्व रेखा को देखा जो 30 से 35 डिग्री के बीच में होती है। उससे फिर ऊपर चले आपने आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त को देखा, 66.5 वी अक्षांश रेखा को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो वहां से क्या है, वहां से पोल्स का निर्माण हो रहा है, ध्रुव का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ तक का हमारा रिवीजन रहा। यहाँ तक कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, आपको एक काम और करना है, और आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूँ। आपको क्या है, आपको 4 प्रकार के पेन लेने हैं, आपको 4 प्रकार के पेन लेने हैं। एक तो आप ब्लू पेन आपके पास रहता ही है और ब्लैक पेन आपके पास रहता है। क्या है, एक तो ब्लू पेन लेना है, नीले रंग का पेन, और एक क्या है, ब्लैक कलर का पेन, और एक रेड कलर का पेन लेना है, और एक ग्रीन कलर का पेन लेना है। अब इनके बाद सुन लीजिए, आपको जब भी नोट्स बनाने हैं, आपको जब भी हेडिंग डालना है, ये तो आपको पता है, हेडिंग डालने के लिए ब्लैक पेन का यूज किया जाता है और लिखने के लिए ब्लू पेन का यूज किया जाता है। अब रेड पेन का सुनिए, जैसे मैं आपको पढ़ा देता हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा देता हूँ, तो कोई बात आपको समझ में नहीं आती तो आप उसे अंडरलाइन कर लेंगे, आप उसे अंडरलाइन कर लेंगे और पहले खुद से प्रयास करेंगे, पहले खुद से प्रयास करेंगे। और जैसे आपका समय आता है, जैसे आपका समय आता है मंडे टू सैटरडे और संडे में, सैटरडे और संडे में पुट आउट ऑफ पूछ लेंगे, ठीक है। और आपको पढ़ने के दौरान आपको जो बातें समझ में आती हैं, ठीक है, जो बातें समझ में आती हैं, जो लगता है कि ये मुख्य बात है, खुद से एनालिसिस करना सीखिए। तो उसको आप, जो आपको मुख्य बात लगती है, जो आपको लगता है एक पेज पढ़ा उसका जो जिस्ट लगता है, ठीक है, उसका जो भाव लगता है, उसमें जो मुख्य बात लगती है आपको, उसको आप क्या कर लेंगे, ग्रीन पेन से
अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये है सफलता का राज। इस प्रकार से धीरे धीरे कर कर हम जो आपकी समझ को बढ़ाने के लिए चीजें होंगी वो भी आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद। आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं।